हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। इससे पहले वाली वीडियो में हम 18वीं सदी के भारत के बारे में पढ़ रहे थे और ये वीडियो उसी की सीरीज़ में है। अब हम उससे ही रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्या कि मुग़ल भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में आए थे, लेकिन उन्होंने शासक बनने के बाद इसी भारत भूमि को अपनी कर्म भूमि मानकर यहीं के होकर रह गए। अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज भारत को लूट कर ले गए थे बाहर, जिससे भारत खोखला हो गया। लेकिन मुग़लों ने क्या किया? यहीं पे रह के यहीं पे काम करना शुरू कर दिया और भारत को बहुत तरक्की पे पहुंचा दिया। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में महान मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया और यह छिन्न भिन्न होकर छोटे बड़े राज्यों में बंट गया। न तो मुग़ल सम्राटों की वह शान रही, न ही साम्राज्य का वह वैभव। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी उत्तरकालीन मुग़ल बादशाह कहलाए या मुग़ल शासक कहलाए। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 1707 में। और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। और कब की थी? 1526 में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। अपने पूर्वजों की भांति शक्तिशाली नहीं थे वो। बड़े बड़े सरदारों का उन पर प्रभाव था और वे अनेक षड्यंत्रकारियों का शिकार होने लगे। प्रांतीय सूबेदारों ने स्थिति का लाभ उठाया और अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र राज्यों की घोषणा कर दी। मुग़ल साम्राज्य के विघटन पर स्वतंत्र एवं अर्ध स्वतंत्र होने वाले राज्यों में कौन कौन थे? बंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर प्रमुख थे। इन राज्यों को मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य कहा जा सकता है। इनके साथ साथ महाशक्ति के रूप में उभरने वाले मराठे, जिन्होंने सभी भारतीय शक्तियों को पीछे धकेल दिया था। भारतीय राज्यों के शासकों में मुग़ल सम्राट को नाम मात्र की स्वीकृति प्रदान की और कुछ परिवर्तनों के साथ मुग़ल प्रशासन को ही लागू करने का प्रयास किया। इन शासकों ने समाज में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया। सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। बड़े बड़े मुखिया, जागीरदार एवं जमींदार राजनीति तथा आर्थिक रूप में संपन्न हुए। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था। हाँ, आर्थिक रूप से समाज काफ़ी पिछड़ गया था। कृषि पुराने ढंग से होती थी। असुरक्षित मार्गों के कारण व्यापार पिछड़ रहा था। अब्दाली तथा नादिर शाह के आक्रमणों के कारण औद्योगिकरण, नगरों का वैभव समाप्त हो रहा था। फिर भी इस काल में कपड़ा उद्योग विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। आपको पता है, भारत में जो कॉटन था, कॉटन के कपड़े और कॉटन का जो भी चीज़ें थी वो सर्वोत्तम क्वालिटी की कहलाती थी। सॉरी। इस काल में विज्ञान की उन्नति नहीं हुई, लेकिन प्रांतीय राज्यों में भवन निर्माण कला का खूब विकास हुआ। राजपूत तथा कांगड़ा चित्रकला शैलियाँ इसी काल में विकसित हुई। लगभग सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में उन्नति हुई, परंतु उर्दू को विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। हिंदू मुस्लिम एकता इस काल की प्रमुख विशेषता थी। प्रांतीय मुसलमान शासकों के दरबार तथा सेना में अनेक हिंदू अधिकारी थे और हिंदू शासकों के अधीन मुसलमान उच्च पद पर नियुक्त थे। दोनों जातियां एक दूसरे के त्योहारों में भी भाग लेती थीं। मनसब एक प्रकार का पद था जो मुग़ल सम्राट अपने सैनिक और गैर सैनिक अधिकारियों को देते थे। खालिस मुग़ल साम्राज्य की वह भूमि थी जो सीधे मुग़ल शासक के अधीन थी और शेष भूमि जागीरों में बटी हुई थी। 18वीं शताब्दी में सिखों के बीच एकता आने लगी थी। उन सभी सिखों ने अपनी 12 राजनीतिक इकाइयों को संगठित किया। प्रत्येक इकाई को मिसल कहा जाता था और हर मिसल अपने नेता के प्रति निष्ठावान थी। चौथ मराठों द्वारा वसूल किया जाने वाला एक लगान था। यह कर मुग़ल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अतिरिक्त कर के रूप में वसूल किया जाता था। इसके बदले में मराठे उनको यह वचन देते थे कि वे न तो उनके क्षेत्र में लूट मार करेंगे और न ही उन पर आक्रमण करेंगे। बालाजी विश्वनाथ द्वारा जारी जागीर प्रथा को संरजामी व्यवस्था कहते हैं।
यह प्रथा दक्कन से चौथ तथा सरदेशमुखी की वसूली को सरल बनाने के लिए आरंभ की गई थी, परंतु यह मराठा राज्य की एक कमजोरी बन गई। 18वीं सदी में बहुत सी सरकारी भूमि जमींदारों के पास थी। वे सरकार को निश्चित लगान देते थे और खेती करने वाले किसानों से प्राप्त लगान को अपने पास रखते थे। सरदेशमुखी कुल लगान का 10वां भाग था, जो मराठे सारे क्षेत्र से वसूल करते थे। मुगल शासकों ने अपनी कुछ भूमि जागीरों के रूप में बांटी हुई थी। इन जागीरों के स्वामी को जागीरदार कहते थे। ये लोग अपनी जागीर में एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करते थे और काफ़ी शक्तिशाली थे। मुगल साम्राज्य के खंडरों पर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, उन्हें उत्तराधिकारी राज्य कहा जाता था। इन राज्यों में बंगाल, अवध, हैदराबाद आदि राज्य शामिल थे। राजस्व कृषि वह कृषि थी जिसमें भूमि स्थानीय किसानों को खेती करने के लिए दी जाती थी। उन्हें सरकार को भूमि का लगान देना पड़ता था। लगान की वसूली के लिए भी स्थानीय अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपनी अगली वीडियो में हम 18वीं सदी के भारत के बारे में जितना भी पढ़ा है और जो भी आपने इसको सुनने के बाद बुक्स में पढ़ा है, सबको मिला के हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहे जीके बैंक।